बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में से किसका पलड़ा भारी है? तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या मानते हैं? वह बीजेपी की रणनीति को कैसे देखते हैं और वह कैसा प्रदर्शन कर पाएगी? पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में से किसका पलड़ा भारी है? इसका जवाब बीजेपी और तृणमूल तो अपने अपने नजरिए से देंगे और वे दावे भी कर रही हैं कि चुनाव उनकी पार्टी ही जीतने जा रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या मानते हैं? प्रशांत किशोर बीजेपी की रणनीति को कैसे देखते हैं और वह कैसा प्रदर्शन कर पाएगी? इसका पता इसी बात से चलता है कि वह कहते हैं कि यह एक अनूठा चुनाव है क्योंकि पिछले 30 से 35 सालों में बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को एक राष्ट्रीय सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। वह कहते हैं कि जब वामपंथी सत्ता में थे तो उन्हें सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। यह पहली बार है जब बंगाल एक क्षेत्रीय सत्तारूढ़ पार्टी को एक राष्ट्रीय सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा चुनौती दी जा रही है, जो किसी भी कीमत पर जीतने के लिए उतारू है। प्रशांत किशोर बीजेपी की रणनीति को 5 बिंदुओं में बांटकर देखते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। उन्होंने कहा, 1 है ध्रुवीकरण, दूसरा, वे ममता बनर्जी को बदनाम करना चाहते थे और उनके खिलाफ व्यापक गुस्सा पैदा करना चाहते थे। तीसरा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया कि एक राजनीतिक इकाई के रूप में टीएमसी का पतन हो। चौथी रणनीति अनुसूचित जातियों का समर्थन हासिल करने की रही है। 5वां, वे मोदी की लोकप्रियता भुनाना चाहते हैं। इन 5 स्तरों पर बीजेपी कितनी सफल रही है? इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब वे सभी 5 मामलों में अलग अलग स्तर पर सफल रहे हैं। वह कहते हैं, वे ध्रुवीकरण करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने 60% बहुमत के वोटों की सीमा को पार करने के लिए मतदाताओं को पर्याप्त रूप से ध्रुवीकृत किया है? ऐतिहासिक रूप से जब चुनाव ध्रुवीकृत माहौल में हुए हैं तो यह सीमा लगभग 50 से 55% हो गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक चुनाव ध्रुवीकृत माहौल में होता है, गुजरात में 2002 के बाद या उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद, आमतौर पर हम बीजेपी के लिए बहुसंख्यक समुदाय का 50 से 55% वोट देखते हैं। बंगाल में उन्हें उस दहलीज को तोड़ना होगा। वे बंगाल को तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि उन्हें बहुमत का कम से कम 60% मत नहीं मिले। मुझे नहीं लगता कि बंगाल उतना ही ध्रुवीकृत है जितना हमने भारत के अन्य हिस्सों में देखा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दूसरा पहलू ममता बनर्जी को बदनाम करने का है। वह मानते हैं कि ममता की अब 10 साल की सरकार है तो कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी चीजें होना लाजिमी है। वह कहते हैं, निश्चित रूप से टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ हद तक थोड़ा गुस्सा भी हो सकता था, लेकिन यदि आप पूरे बंगाल की यात्रा करते हैं तो आप पाएंगे कि गुस्सा ज्यादातर स्थानीय टीएमसी नेताओं के खिलाफ है और तब भी बड़े स्तर पर लोग दीदी पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि यह दीदी का चुनाव है, तृणमूल अपनी जमीन बनाए रखेगी। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में वे कहते हैं कि तीसरा हिस्सा टीएमसी का पतन है। फिर यह राष्ट्रीय मीडिया द्वारा उबाऊ तरीके से बार बार यह बताने की कोशिश की गई है कि तृणमूल से पलायन हो रहा है। वे भाजपा सभी साधनों का उपयोग लोगों को गलत तरीके से अपने पक्ष में करने के लिए करते हैं और वे 30 विधायक और सांसदों के साथ ऐसा करने में सफल रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि तृणमूल जितनी बड़ी है उसके लिए 20 से 25 विधायकों को खोना बड़ी बात है, लेकिन यह पार्टी का पतन नहीं है। प्रशांत किशोर ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ने के कारणों में से एक यह भी बताते हैं, कई लोग खुद को प्रमुख पदों पर नहीं पाते थे और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तृणमूल के चुनाव रणनीतिकार के अनुसार चौथा नाम शूद्र व मतुआ समुदाय का मुद्दा है और बड़ा सुप्रीम कोर्ट समुदाय भी। वह कहते हैं, नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा चुनावों में अपना वोट पाने के लिए घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक बहुत बड़ा समुदाय नाम शूद्र ने बीजेपी के लिए वोट दिया था, लेकिन बंगाल में बाद के उपचुनावों में यहाँ तक कि नाम शूद्र बहुल क्षेत्रों में भी वे हार गए। तब से वे सीए को कमतर तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी के बारे में कोई चर्चा तक नहीं है जो हमने पहले सुना गया था, प्रशांत किशोर कहते हैं। और अंत में मोदी की लोकप्रियता, मुझे मानना होगा कि वे काफी लोकप्रिय हैं। वह शायद सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं, लेकिन बंगाल में वे दीदी से ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। और एक चुनाव में जहां मुख्यमंत्री चुने जाने की बात होती है, शायद हमें फायदा होगा। प्रशांत किशोर।
चुनावी रणनीतिकार उनका यह आकलन इसलिए अहम है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फिलहाल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख के स्टालिन के लिए चुनाव अभियान में जुटे हैं। उन्होंने अब तक कई दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के अभियान के लिए काम किया। उस चुनाव में जीत के बाद से बीजेपी सत्ता में है। उन्होंने अमरिंदर सिंह, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और जगन मोहन रेड्डी जैसे मुख्यमंत्रियों की चुनावी रणनीतियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। क्या स्थानीय नेताओं के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना और गुस्सा टीएमसी की संभावनाओं को प्रभावित करेगा? इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं, हाँ, यह एक फैक्टर है और इसीलिए यह प्रयास है कि इसे कम से कम किया जाए। लगभग 60% ब्लॉक अध्यक्ष अब नए हैं, 80 से अधिक विधायकों को हटा दिया गया है। मुझे आशा है कि उन सभी चीजों ने इसे कम करने में योगदान दिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर कोई आपकी सरकार का प्रशंसक बन जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से यदि कोई गुस्सा था तो उसको कुछ कम करने में मदद करेगा। बंगाल में जाति फैक्टर के सवाल पर वे कहते हैं, पहचान की राजनीति हमेशा से थी। यह सवाल है कि आप इसे कितना खेलते हैं। मैं भारत के किसी ऐसे राज्य में नहीं गया हूं जहां जाति पहचान कोई फैक्टर नहीं है। इन चुनावों में बंगाल के सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि राजवंशी और नामशूद्र मौजूद नहीं है। वे हमेशा मौजूद रहे। पार्टियों ने उन पर भी ध्यान दिया, लेकिन अब इसे कुछ ज्यादा आगे लाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमने यूपी और बिहार में देखा है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का आकलन क्या है, इसका भी जवाब देते हैं। उन्होंने अखबार के साक्षात्कार में कहा, पिछले साल नवंबर-दिसंबर में बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा था कि वे राज्य में चुनाव को स्वीप करने जा रहे हैं, 200 सीटें जीतने जा रहे हैं आदि। इसलिए हमारे लिए सार्वजनिक रूप से यह कहना जरूरी था कि यह सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में बीजेपी 200 सीटें जीतने की स्थिति में थी और हमारे आकलन में वे ट्रिपल अंकों में प्रवेश करने के लिए वे संघर्ष करेंगे और मैं अभी भी उस टिप्पणी पर अडिग हूँ। यदि वे ट्रिपल अंकों में करते हैं तो मैं किसी के लिए एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में मौजूद नहीं रहूंगा। मुझे यह स्थान छोड़ना चाहिए और इस स्थान को छोड़ने का मतलब ट्विटर नहीं है, फिर मैं काम कभी नहीं करूंगा।